हेलो एवरीवन। आज हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। ये हमारा पॉलिटी का दूसरा टॉपिक है और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिया हुआ है? पार्ट 20। एंड इसके अंदर जो आर्टिकल 368 है वो हमें अमेंडमेंट के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 368 हमारा अमेंडमेंट से डील करता है और जो भी इसके टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। वैसे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी मेथड से चेंजेस ला सकते हैं। बेसिकली अमेंडमेंट का मतलब ही होता है चेंज, और इसी की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है, क्योंकि हम उसे चेंज कर पा रहे हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्लाइटली फ्लेक्सिबल भी बनाता है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन अमेंडमेंट की वजह से ही ये हमें फ्लेक्सिबल नेचर देखने को मिलता है, और अमेंडमेंट के एक टाइप से ही थोड़ा सा रिजिड भी देखने को मिलता है। तो हम इसके देखते हैं डिफरेंट फीचर्स। लाइक ये जो अमेंडमेंट है ये हम क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में इनिशिएट कर सकते हैं? तो देखिए, जो हमारा अमेंडमेंट बिल है वो राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, वो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। जैसे कि आप मनी बिल के बारे में पढ़ते हैं कि वो सिर्फ लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, वैसे अगर आप बात करें अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट जो है ये स्टेट लेवल के जो लेजिस्लेचर्स हैं वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ राज्यसभा में भी आ सकता है या लोकसभा में भी आ सकता है। मतलब ये सेंट्रल लेवल पे जो दोनों हाउसेस हैं, पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ पे इसे इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा अमेंडमेंट बिल है क्या इसे प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं? तो देखिए, अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट बिल वो मिनिस्टर्स तो लाते ही हैं। प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर्स नहीं हैं, इसे प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। सो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये मिनिस्टर्स भी ला सकते हैं, प्राइवेट मेंबर जो हैं वो भी ला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है? प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज नीडेड और नॉट? तो इसमें जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है, प्रायर रिकमेंडेशन या प्रायर अप्रूवल, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि हम लोग अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करते हैं या चेंजेस करते हैं या नेम करते हैं अंडर आर्टिकल 3, तो उस केस में हम लोग प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अमेंडमेंट ला देते हैं तो इन केस वो बिल जो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी बाद में मिल जाता है और पास हो जाता है, तो क्या इसे हम चैलेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। हम इसे हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। नाउ सम मोर फीचर्स, जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई बिल एक हाउस में आता है तो दूसरे हाउस में भी वो जाता है, पास होता है। तो अगर उसमें बोल सकते हैं कि अगर वो बिल दूसरे हाउस में स्ट्रक हो जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है और ये ऑर्डिनरी बिल के केस में होता है। लेकिन यहाँ पे जब अमेंडमेंट के केस में ऐसा हुआ कि एक हाउस से पास हुआ, दूसरे में नहीं हो पाया या कोई भी इशू हुआ, तो इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग वाला फीचर ही नहीं है आपके अमेंडमेंट बिल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेंडमेंट ला सकते हैं? द आंसर इज नो। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो उनको दी गई है अंडर आर्टिकल 123 की, जब हमारा हाउस जो है सेंट्रल लेवल पे वो नहीं बैठा है, वो सिटिंग में नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 123 एक पावर होती है कि वो नेसेसरी एक्ट को ले सकता है। लेकिन ये जो पावर है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज़ नहीं कर सकते टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेसिडेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज़ करके अमेंड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो एक्ट था 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इस एक्ट के थ्रू एक प्रोविज़न लाया गया कि प्रेसिडेंट को जो है एसेंट देना ही पड़ेगा। अगर हमारी राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और वो पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को इस केस में एसेंट देना ही पड़ेगा, मस्ट गिव एसेंट। प्रेसिडेंट उसे विदहोल्ड भी नहीं कर सकते हैं, रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं।
सो अमेंडमेंट बिल जो है अगर प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है तो उसे पास करना ही पड़ेगा। अब चलिए, हमने अमेंडमेंट से रिलेटेड तो काफ़ी प्रोविजंस देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं अमेंडमेंट हम लोग जो चेंजेस हैं वो कितने तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। एक तो है सिंपल मेजॉरिटी और एक है आर्टिकल 368। तो जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर हम कोई चेंजेस लाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। और ये सिंपल मेजॉरिटी से तो हम माइनर चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करते ही हैं। अब ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करता है और यहाँ पे जो कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है जिसकी वजह से ये जो है हमारा रिजिड बनता है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, और अमेंडमेंट इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कब हमारा जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट, वैसे बेसिकली हम लोग आर्टिकल 368 को ही बोलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम सिंपल मेजॉरिटी से क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। शेड्यूल 2 में चेंजेस ला सकते हैं, शेड्यूल 5 एंड 6। जैसा कि हमें कोई न्यू स्टेट क्रिएट करना है या किसी स्टेट की बाउंड्रीज या नेम्स को ऑल्टर करना है, उस केस में भी हम सिंपल मेजॉरिटी डेट इज़ मोर देन 50% का यूज़ करके चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट करना है, एबॉलिश करना है, उस केस में भी हम सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करेंगे। कोरम को मेंटेन करने के लिए या सैलरीज ऑफ द एमपीज को रेगुलेट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पे आपकी आर्टिकल 368 के अंदर, मतलब जो अमेंडमेंट है इसके अंदर आपके पास दो टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी है। एक स्पेशल मेजॉरिटी है जो आपकी नॉर्मली रहती है और एक में हमें 50% का स्टेट्स रेटिफिकेशन ज़रूरत होता है। यहाँ पे आपका 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड साथ में आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चलती है, और यही केस यहाँ पे भी स्पेशल मेजॉरिटी में है। ये जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी है, अगर इसमें फेडरल कैरेक्टर को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं तो हम इससे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जनरली हम इन्हें चेंजेस लाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई फेडरल कैरेक्टर को ऑल्टर किया है, चेंज लाया है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, शेड्यूल 7 जिसमें हमारे 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, एंड देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जीएसटी एटसेट्रा। तो जिस भी केस में हम फेडरल कैरेक्टर को थोड़ा भी इफेक्ट कर रहे हैं या चेंजेस ला रहे हैं, उस केस में हमें 50% ऑफ स्टेट्स रैटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, और बाकी जो भी हम चीज़ों को अमेंड करते हैं उसमें हम स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं। आपने सिंपल मेजॉरिटी के लिए देख लिया, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन, और बाकी सब ये स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर आएगा। तो हमने देख लिया कि अमेंडमेंट कितने तरीके के होते हैं जो इसको रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बनाते हैं, क्या प्रोविजंस हैं हमारे अमेंडमेंट बिल को लेकर, मतलब क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल। थैंक यू।